मैंने एक सिंगापुर की केस स्टडी बनाई, उसके अंदर वहाँ के एक पीएम थे, उनका नाम अभी मैं मिस कर गया हूँ, जिन्होंने सबसे पहले जो पीएम बने वहाँ पे, उस सिंगापुर में जहाँ कभी अफीम के नशे के अंदर लोग पड़े रहते थे, सिंगापुर आज से सन 1959 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो सिंगापुर ऐसा था जैसे कि स्लम्स, झुग्गी झोंपड़ियाँ, पूरी अर्थव्यवस्था। मात्र 65 साल में सिंगापुर इतना बदल गया कि आज दुनिया के अंदर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 4th टॉप कंट्रीज़ में वो शामिल है। $93,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम है। 60 लाख लोग रहते हैं, लेकिन हर 8वां व्यक्ति करोड़पति है। यार करने के लिए किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ा ना दोस्त। अब सवाल ये है कि मुझे तो इस देश को छोड़ के जाना है, तो जाओ यार, फिर तो अफेक्शन की बात आ गई ना। करेक्ट। कि आप किसके प्रति वफादार रहे। फिर आप ये मत कहो, अब जैसे थोड़े दिन पहले वो जो डोंकी रूट से निकल करके गए थे लोग, जिनको अमेरिका ने बेइज्जत करके भेज दिया, मेरा उस पर एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि आज इंडिया के जो लोग इस बात के लिए दुखी हो रहे हैं कि इन्हें इस तरह बेकदरी करके भेजा है, कम से कम इस बात पर भी तो गुस्सा दिखा दो कि ये यहां से गए थे भारत का पासपोर्ट फाड़ के। आप वहां गए कैसे थे? आपने वहां जाकर ये कहा कि इंडिया में मुझे खतरा है ना? तभी गवर्नमेंट आपकी ये राष्ट्रभक्ति थी। अब आपके लिए हम रुदन करें, ये हमारी राष्ट्रभक्ति है? यार ऐसे देश प्रेमी हमें भी नहीं चाहिए, सिविल मतलब सिटीजन्स भी नहीं चाहिए। ये हमको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और रही बात इसकी कि मेरे करने से क्या होगा, तो मेरे भाई, मेरा कहना यह है कि आप अपने हिस्से का काम कर लो, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज मैं ऑनेस्टली सारे टैक्स पे करता हूँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब किस लिए छोड़ा? क्योंकि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था। मैं सरकारी नौकरी भी कर रहा था और मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा था। मैं चाहता तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। मुझे कहा गया कि नहीं सर, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप अपने फ्री टाइम में अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा एथिक्स नहीं कहता। जो लोग मुझे जानते हैं वो कल को ऐसी ही गलत प्रैक्टिसेस करेंगे और वो डिफेंड करेंगे खुद को कि नहीं हम तो ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, उनको देखो वो भी करते हैं। मुझे बुरा थोड़ी लगता है यार, अशोक स्तंभ था मेरे कंधे पे, बड़ा सम्मान था, बड़ी फौज थी, उसके बावजूद भी मैंने कहा नहीं ये गलत है, या तो मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगा। अगर मेरे ये दोनों कन्फ्लिक्ट करने लग गए तो निश्चित ही कुछ और लोग गलत मोटिवेट हो जाएंगे। तो मैंने मेरी जिम्मेदारी क्या निभाई? बीइंग ए टॉप क्लास टॉप टैक्स पेयर अपनी सिटी का, मैंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके अपने काम को पसंद किया। इससे 2 बड़े फायदे हुए। पहला, लोगों के दिमाग में इस बात का फियर फैक्टर खत्म हुआ कि सरकारी नौकरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अपना काम भी बड़ा होता है। आज भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी बड़ी टीम मेरे साथ काम करती है, उनका घर मेरे वजह से चल रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। तो आप एग्जाम्पल सेट करो। आज बहुतों में बहुत सारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी टीम ने उस दिन बहुत चीयर किया जिस दिन मैंने जॉब छोड़ा। बोले सर आपने अब हमें ये कॉन्फिडेंस भर दिया कि इस काम को भी बड़ा किया जा सकता है। आपको भी जिस फील्ड में आप हो अनसर्टेन है सर, पता नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन आप कूद गए ना, तो ये विश्वास है कि कुछ तो होगा। करेक्ट सर, आपने बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है। मतलब जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रहे थे, हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डालते हैं कि उनके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं, क्योंकि बात अगर देश की जाए तो हमें भी अपने देश से बहुत प्यार है। क्योंकि और ये समझ में तब आता है जब तुम 4-5 देश 10-15 देश घूम कर आते हो, वहाँ का कल्चर देख कर आते हो, तब समझ में आता है यार भारत हमारा बहुत महान। यार मैं बोल रहा हूँ ना कि भारत के लोग जहाँ जहाँ गए उन्होंने मचा दिया। हाँ सर सही, बिल्कुल। बस अब हमको इतना सा करना है। और देखो सरकार से आपको डिमांड करना पड़ता है। कभी केजरीवाल जी के नेतृत्व में लोकपाल बिल के माध्यम से लोगों ने जब डिमांड किया तो वो नेतृत्व इतना बड़ा बना कि दिल्ली में 2-3 बार केजरीवाल जी की सरकार आ गई। मतलब लोग तो चेंज पसंद करते हैं ना। आपको अगर लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो तो भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसी और के सेक्रीफाइस का क्रेडिट आप खाओगे तो जमोगे नहीं। सर आप सिंस आप गवर्नमेंट जॉब में थे तो मैं जानना चाहता हूँ, सिंस आप सिविल सर्विसेज में थे, तो ये ऊपर का प्रेशर, ऊपर से ऑर्डर आना, पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल फेवरिज्म या कोई पार्टी फेवरिज्म, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? इसका थोड़ा डिटेल आंसर दूंगा। देखो पहले तो आप लोग तैयार हो चुके होंगे कि मेरे आंसर बड़े डिटेल होते हैं। रीज़न क्या है कि मैं टीचर हूँ और मुझे पॉइंट में आंसर नहीं देना होता है। सर डिटेल में ही हमें भी समझ आता है क्योंकि हम बहुत नए हैं। हाँ चलो, तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा आंसर देता हूँ। होता क्या है ना, हमारे देश में सरकारी नौकरी की चाहत, अधिकारी बनने की चाहत बहुत से लोगों को है। तो बहुत से लोगों को है, तो जब भी आप कोई अधिकारी बनते हैं आपको बधाई के संदेश के साथ एक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जाता है। भाई बहुत बधाई हो, वर्दी पहन ली? बोले हाँ। सुन, अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा तो फ़ोन उठा लेना। होता है? करेक्ट बात है भाई, मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि लो मेरे भाई से बात करो।
अब मुझे नहीं पता है कि वो किन से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साहब अपनी तरफ से उनसे हाथ जोड़ा कर रहा हूं, मैं भाई साहब देखो इनसे गलती हो गई है, मेरे भाई साहब हैं, अगर कर सकते हो मैनेज तो प्लीज कर लेना। अब आप इसे क्या कहोगे? इज इट ए फेवरिज्म? हाँ, फेवरिज्म ही है। क्योंकि आपने रूल को बाईपास करने की बात की। कहां फंसे आप? आपका कोई रिलेटिव था, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट की। वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है चौराहे पर तपती धूप में अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो आपकी बात क्यों मान रहा है? साहब बोल रहे हैं, मान ही लेते हैं। ऐसे ही साहब हो सकता है कल को सीएम मुझे कहे कि सुनो मेरा भाई आ रहा है, अब इसको क्या कहोगे? स्केल चेंज हो गया भाई। तो क्या फेवरिज्म होता है? इंडिया यार रिलेशन से चलने वाला देश है। हम हर दूसरे को तो संबोधित भाई कह के करते हैं, और भाई क्या हालचाल है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है, कौन है, और भाई हम रिश्ते तो मिनटों में बनाते हैं ना यार। तो ऐसे में फेवरिज्म को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। और दूसरी चीज़ जिसे मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता वो है पॉलिटिशियंस। मैं बिग रेस्पेक्ट और ह्यूज रेस्पेक्ट पॉलिटिशियंस के लिए रखता हूं। अब आप कहेंगे सर हमारे तो अगर उठा के देखोगे आंकड़े तो इतने % तो क्रिमिनल्स हैं, ये है वो। यही सवाल था मन में। भाई अब वर्दी पहनिए, कुछ तो समझूंगा ना आपकी फीलिंग्स भी। ये अगेन वो वाली चीज़ है जिस पर डिबेट की जा सकती है, पर मैं जिन पॉलिटिशियंस की रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके इस चैनल पर लोग आपको सुने, इसलिए आप लोग ऐसा कंटेंट भी डालते हो जो लोगों को पसंद हो। करेक्ट बात, करेक्ट। मुझे अपने आप को उतने सारे लोगों को वोटिंग लाइन में लगाकर लेकर आना है जो मुझे वोट दें केवल इसलिए कि मैं अच्छा राजनेता हूं, मैं उनकी बात सुनूंगा। आपको यह आसान काम लगता है? 60 लाख लोगों का एक शहर, वहां से आपको एक सांसद बन के बाहर आना है, उन लोगों को यह कन्विंस करना है कि मेरी सरकार और मैं आपके लिए कितना फायदे का हूं। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सर? बहुत बार तो बोतल पकड़ा देते हैं, बोतलें बट जाती। देखो आप ऐसे समझो सर, अगेन वही वाली बात है कि बहुत से ऐसे पॉडकास्ट में भी गेस्ट आएंगे जो आपको पैसे पकड़ाएंगे कि सर मेरा इंटरव्यू ले लो ना। फायदे की बात है, किसको किससे क्या फायदा हो रहा है ना। और ये हमारे देश में अक्सर वो लोग भ्रष्टाचार को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं जो खुद ही 100 की पत्ती दे के पुलिस वाले से बच के आए होते हैं, या 200 रुपये टीटी को दे के टिकट लेके आए होते हैं। और वही बैठ करके वही वाली बात जैसे समय रैना के केस में हुआ, समय रैना के कंटेंट को भी क्रिटिसाइज करने वाले वो थे जो बिग कंज्यूमर्स थे। करेक्ट। जो बैठ करके खुद उस कंटेंट को खूब कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब उसने कुछ किया ऐसा तो सब लोग हाथ धो करके चलो भाई इसको क्रिटिसाइज करते हैं। बीइंग ए टीचर मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी कि मैंने बस ये समझाने का प्रयास किया कि क्या नहीं करना चाहिए था, और ये केवल समय रहना पर ही नहीं, बहुत पहले रुक जाना चाहिए था। अब जब तक इसके लिए गाइडलाइंस नहीं बनेंगी कंटेंट आते रहेंगे। तो ये बिग वो है। बट सर जैसे आप गाइडलाइंस की बात कर रहे हो, तो ये कई लोग ये भी डिबेट करते हैं कि इस पे यार फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ख़त्म ही हो जाएगी, जैसे कुणाल कामरा वाला मुद्दा हुआ। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ये क्रिंज कंटेंट या अभद्र कंटेंट पुश करवा रही है ताकि वो बाद में बिल लेकर आ पाए कि हम इसे रेगुलेट करेंगे, तो फिर तो एंटी गवर्नमेंट हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, तो इस पे आपका क्या टेक है? इस देश ने वो समय भी जिया है मेरे दोस्त जब सरकारें तय करती थी कि अखबार में क्या छपेगा। वो तो सर आज भी हो रहा है वैसा। इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं आज की भी बात कर मैं और बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूँ जब कलेक्टर को ये पावर थी कि अखबार डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले कलेक्टर की टेबल पर आएगा, वो चेक करेगा कि इसमें कुछ भी एंटी गवर्नमेंट तो नहीं है, तब जाकर वो सर्कुलेट होगा। ऐसे में इस देश ने आज़ादी पाली, इस देश ने इमरजेंसी के कालखंड को जिया, उस पार्टी से आज़ादी पाली। भाई जो भी जनता की डेमोक्रेटिक वैल्यूज से खेलेगा, एक पल के लिए वो राजा जरूर बनेगा। अगर जनता को घुटन और सफोकेशन होने लगी, वो बहुत दूसरे दिन सरकारें बदल देती है। या बड़ी बड़ी जनमत को यूं पलटा गया है, मिनटों के अंदर चेंज किया गया है। पर सर मीडिया को देखो आजकल की पूरा एक तरीके से कंट्रोल्ड ही है, ये कह सकते हैं, और जो दिखाना चाहते हैं वैसे वही दिखा रहे हैं। दो तरीके से कहेंगे। मैं अगेन पक्ष और विपक्ष रखते हुए चलूंगा। सरकार की बातें करना कि सरकार ने ये काम अच्छा किया, सरकार को अप्रिशिएट किया, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, शायद आप लोग ना जानते हो, मैं बताता हूँ। कई बार रवीश कुमार जी अपने सेशंस में ये बात बोलते हैं, एक छोटे से चैनल को भी किसी स्टेट में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं।
बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज। वो जो ताम तुमड़े आप देखते हैं ना, क्या वैन लेके घूम रहे हैं, रिपोर्टर भाग रहा है, लाइट कैमरा एक्शन सब चल रहा है, उनकी तनख्वाह, उनकी रोजी रोटी, फिर खुद की जान की हिफाजत, तमाम चीज़ें। इसलिए सरकारों द्वारा चैनल्स को बड़ा पैसा दिया जाता है और वो पैसा ऑन पेपर राइटफुली DIPR के द्वारा दिया जाता है कि भाई प्रमोशन करना है, इसके लिए सरकार का अपना एक बजट होता है। मैं उदाहरण दूं राजस्थान का, तो राजस्थान में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को लगभग 40 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है कुछ एक चैनल्स को, कि आप ये पकड़ो, आपको करना क्या है। क्योंकि आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल का काम क्रिटिसिज्म है, नहीं, सरकार की नीतियों का प्रमोशन भी है। आज अगर न्यूज़ चैनल्स नहीं होंगे, अखबार नहीं होंगे, तो आप कोई योजना लेकर आए तो जनता तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेगी मासेस तक। तो मासेस तक पहुंचाना भी तो चैनल के माध्यम से ही दायित्व है ना भाई, इसीलिए तो डेमोक्रेसी का 4th पिलर उसको बोला है। तो सरकारें क्या करती हैं, समय समय पर इन चैनल्स को प्रमोशन देते समय, पैसा देते समय अपनी तरफ से कुछ शर्तें डालती हैं कि आपको सरकार की नीतियों का इतना समय तक टेलीकास्ट करना है। अब ये बातें चैनल वाले बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपसे उनको एडवर्टाइज के पैसे लेने हैं, आपके सामने उनको दरियादिली दिखानी है, आपके सामने ये दिखाना है कि देखो हम तो खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं, आप जिन चैनल्स को चलते हुए देख रहे हैं, दे आर वेल सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, और ये सपोर्ट उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि देश में जर्नलिज्म करना बहुत टफ टास्क भी है, आसान काम नहीं है साहब। आपको जर्नलिज्म करना है, किसी के गलत फेवर की बात आपने कर दी तो हो सकता है कल वो आपके घर पे आके चढ़ जाए। तो पत्रकार होने की कीमत भी लोगों को चुकानी पड़ती है, और बहुत से देश में पत्रकारों ने चुकाई भी है, जान से कीमत चुकाई है लोगों ने, है ना। अब आती है दूसरी बात कि ऐसे में सरकार की ही बातें करने वाले जो चैनल्स हैं उनको क्या कहेंगे? फंडेड चैनल कहेंगे। और क्या कहेंगे? गोदी मीडिया कहेंगे, फंडेड चैनल कहेंगे। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति स्टेटमेंट देगा तो वो कहेगा फंडेड चैनल। सरकार उन्हें अच्छे फंड दे रही है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें बढ़िया फंड दिया जा रहा है। अब पॉइंट नंबर 2, जो सरकार के अगेंस्ट हैं उनका क्या कहोगे? सरकार के अगेंस्ट है तो फंडिंग नहीं ले रहे हो, फंडिंग छोड़ रहे हो, तो भाई आप 2-4 बात तो ऐसी बोलोगे ना जो सरकार को चुभे, ताकि दूसरी सरकार ऐसी आए जो आपको फंड करे। अल्टीमेटली आप किसी का तो ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो ना। आप अगर सत्ता पक्ष का नहीं तो विपक्ष का कर रहे हो, तो विपक्ष की तरफ से आप अगर विपक्ष के प्रवक्ता बनकर चल रहे हो तो क्या विपक्ष की सरकार आने पर आपको फेवर नहीं दिया जाएगा? क्या कारण है ऐसा कि रवीश कुमार जी संजय सिंह का तो इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं और बाकियों के लिए इंटरव्यू के नाम पर लिखते हैं कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूं? सर सवाल तो सबसे होंगे ना, जब सवाल सबसे होंगे तो सवालों के जवाब भी आपसे बनेंगे। अब अपोजिशन की अगर आप आवाज़ बनते हो तो देश में बननी चाहिए। पत्रकारिता के नाम पर जो पत्रकार अपना धर्म बोलते हैं वो कहते हैं कि हमारा तो क्रिटिसिज्म ही धर्म है। ठीक बात है, आपका क्रिटिसिज्म नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म धर्म हो तो ये देश और सुधार करेगा। आप साथ साथ बताते चलें कि साहब आपने ये काम तो ठीक कर दिया, लेकिन आप कह रहे थे कि 1000 गाँव में बिजली पहुंची है, देखो साहब 2 बच गए। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ कि ये 2 गाँव भी आपके ही हैं। आप कह रहे हो कि देखो आप 1000 गाँवों में ढिंडोरा पीटते हैं कि बिजली पहुंचा दी, ये गाँव आइए यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची। ऐसा तो सर मैं आप में से कहोगे तो गलती किस चीज़ में से नहीं निकाल पाओगे आप। करेक्ट सर। सिंस आप एक सिविल सर्वेंट थे, आपने बताया ऑफ कैमरा कि आपने शराब के ट्रक व्रक भी काफ़ी पकड़े हैं, और जब हम फेवरिज्म की भी बात कर रहे थे कि ज़रा आप बाईपास करने दो यार, ये साहब ने कहा है, तो हमने ऐसा सुना है सर, बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, बिना बड़े फेसेस के, बिना बड़े पैसे के ऐसे इंटरस्टेट स्मगलिंग या कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। तो कभी आपने वो चीज़ फेस करी है कि भाई आ गया हो फ़ोन और बाईपास करवाना पड़ा हो, या आपको पता होते सोते भी आपने हेल्पलेस फील करा हो कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें? बहुत बार होता है ऐसा, और ये चीज़ कोई नई नहीं है। मतलब मैं अगर ये बात बोल भी रहा हूँ तो ये मतलब मल्टीपल टाइम हुई बातें हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि आपके साथ में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन ये इस बात पर होती है कि आपका स्टेक पर क्या लगा है। आप किसी की बात क्यों सुनोगे? आंसर क्या है? आपका स्टेक पर क्या लगा है? ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, आपके खिलाफ चार्जशीट, आपके खिलाफ एक्शन, यही तो सब है ना। और अगर सब कुछ क्लीन हो, मतलब तो खेमका बन जाओगे। लो ट्रांसफ़र, धड़ाधड़ धड़ाधड़, इधर से उधर घुमाए जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कोई सी भी सरकार हो, क्राइम को कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत गलत पिक्चरों ने इमेज बना दी है कि मंत्री जी का फ़ोन आया कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। नहीं, इफ़ देयर इज़ ए क्राइम, सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि क्राइम नहीं होना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।
बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।